ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और जिस तरह से अब एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो पूरा होते हुए अब नजर आ रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अनुमान जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत मिल सकता है। कुछ एग्जिट पोल्स ने तो एनडीए को 400 से अधिक सीटें दी हैं, जबकि अधिकांश ने अनुमान जताया है कि भाजपा नीत गठबंधन 150 से अधिक सीटें जीतेगा। ये आंकड़ा सरकार बनाने के लिए जरूरी है, वहीं 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। और अब रिजल्ट के पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि 4 जून को देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने वाला है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर बयान दिया। अपने कई मुद्दों के जरिए अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया है, सामाजिक रूप से देश का सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति से जाति और संप्रदाय से संप्रदायों को लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने की कोशिश की गई है, बेरोजगारों से छल किया गया, पेपर लीक कराए गए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों के लिए अपने मंत्रियों से जानबूझकर अपशब्द कहलवाए गए हैं। मणिपुर, हाथरस, महिला पहलवान, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर, हाथरस, महिला पहलवान, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। मैं आपके बीच में तो जैसा कि आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके से बीजेपी के लिए ये शब्द कहे हैं। वहीं आपको बता दें कि देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द बीजेपी ने कहलवाए हैं, ये भी सपा प्रमुख ने कहा। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर, हाथरस, महिला पहलवान को लेकर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल्स को लेकर कहा कि एजेंसियां द्वारा माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी की किसी भी रैली में भीड़ नहीं थी, लोगों का बीजेपी को दूर दूर तक समर्थन नहीं है। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग
उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम करना है, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तो तमाम तरह की बातें की हैं अखिलेश यादव ने और कहा है कि बीजेपी को किसी का समर्थन नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से अब माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को एक तरीके से ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का दावा है 400 पार का, लेकिन धरातल पर जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। पहले हम बताते हैं आपको कि बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन जी मौजूद हैं, कांग्रेस से यामीन कादिर जी, सपा से जैनुल अख्तर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपसे हुदा जरीवाला। आप चारों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम केसी जैन जी से। केसी जैन जी, जिस तरीके से अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सपा प्रमुख ने कहा है कि जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट द्वारा ये माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो एजेंसियां हैं वो काफी सालों से बीजेपी के लिए काम करती हैं और अब इनके द्वारा ही इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। केसी जैन जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, माहौल क्या है जी और क्या माहौल बनाया जा रहा है, इसकी तस्वीर हमें लगता है कि 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। सुबह जिस प्रकार से काउंटिंग शुरू हो जाएगी कल जी और लगभग 2 बजे तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो इस तरीके काउंटिंग के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव जी जो बातें कह रहे हैं वो किस लिए कह रहे हैं? अपने लोगों के अंदर जो हताशा है उसको दूर करने के लिए कह रहे हैं या अपने लोगों को अग्रेसिव मूड में आने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का लंबे समय से एक कार्यकाल रहा है, वो चाहे जो माहौल रहा हो, लेकिन दंगा कराने में जिस प्रकार से लगातार लंबे समय तक इन्होंने काम किया और उसके बाद में देश को भाईचारे को बांटने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया और एक वर्ग को लुभाने का काम किया। तो इन सारी चीजों से जनता उठ चुकी है और इसके परिणाम आप देखिए कि 2014 से लगातार मिल रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, लेकिन उसके बाद से कई सारे इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें इनको भारी शिकस्त मिली। उसके बाद में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ा, जैसे इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं पर कोई सफलता नहीं मिली। 50 सीटों के अंदर उत्तर प्रदेश में रह गए। और उसके बाद में फिर जब लोकसभा चुनाव होता है 2019 का, फिर उसी तरीके के परिणाम आते हैं कि जो परिवार की 5 सीटें जीता करते थे वो भी जनता ने नहीं दी। और उसके बाद में 2022 का इलेक्शन आप देख लीजिए, वो भी तमाम सारी कवायद करके गठबंधन के द्वारा लड़ा गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। और अब 2024 का इलेक्शन है। 2024 के इलेक्शन में जहां पर आपके पास 5 सीटें भी नहीं है, जहां पर आपके सहयोगी दल के पास में मात्र 1 सीट बची उत्तर प्रदेश में, वहां आप दावा करते हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सीट खतरे में है। तो इस बड़बोलेपन को जनता ने अस्वीकार कर दिया। आपको इस चीज को माने या ना माने, लेकिन ये चीज जानते आप भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कल हम लोग अभी 6 बज रहा है, 6 साढ़े 6, ये तो बहुत लंबा समय हो गया। हमें लगता है कि 12 घंटे ही पर्याप्त होंगे। 12 घंटे के बाद में 12 से 20 घंटे के बाद में तस्वीरें बहुत कुछ साफ हो जाएंगी कल। तो बहुत लंबा समय नहीं है, इंतजार करना चाहिए। अभी तक तो एग्जैक्ट पोल की बात थी, अब एग्जैक्ट पोल जो है वो भी कल पता चल जाएगा आपको। लेकिन जनता की उम्मीदों पे अगर जो भी पार्टी, कोई पार्टी, हम भी कहीं पे खड़े नहीं उतरे, हम कुछ जगहों पे खड़े नहीं उतर पाए, जनता ने वहां पे दूसरी पार्टियों को मौका दिया। दिल्ली में लोकसभा में जनता हमको चुनती है, विधानसभा में जनता के सामने हम खड़े नहीं उतर पाए, जनता ने हमको नहीं चुना।
तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का भी मंथन करती है और अपनी हार का भी मंथन करती है और उसको स्वीकार करती है, ठीक है और केसी जैन जी। उसके बाद में अगला कदम चैलेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेती है। और बड़बोलापन नहीं है, घमंड नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम इतने प्रदेशों में सरकार है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे, 10 साल तक हम केंद्र में रहे। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पे पूरे मनोबल के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और बड़े से बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री भी एक कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उतर के काम करता है। यही कारण है कि जनता की जो नब्ज है उसको भारतीय जनता पार्टी भांपती है, उसकी आवश्यकताएं भांपती है, उनको पूरा करती है, काम करती है, और जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। ठीक है बिल्कुल, केसी मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 350 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। ये सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, हमें तो उम्मीद 400 प्लस की है, तब भी थी, अब भी है, लेकिन 350 प्लस सारे की सारे जितने भी एग्जिट पोल है सब बता रहे, सब तो गलत नहीं हो सकते हैं। आप भी तमाम सारे चैनलों पे चुनाव के दौरान बैठ करके आपने इंटरव्यू भी दिया, सारे चैनलों ने आपको बुलाया भी। अब आप सीधे सीधे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या ये सही है कि पूरी मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देना और सच्चाई को न स्वीकारना? मोदी जी ने जो काम किया उसको जनता ने स्वीकारा और एक बार फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही। क्या दिक्कत इसमें? ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, हम इसी पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं यामीन कादिर जी से। यामीन कादिर जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहा केसी जैन जी ने, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि बार बार ये बोला जाता है कि कुछ चीजें जो हैं विपक्ष की तरफ से काफी कमजोर रही हैं। पहली बात तो कोई चेहरा नहीं था जिसके बेसिस पे ये चुनाव लड़े जा रहे थे, गठबंधन था, और दूसरी बात लॉन्ग टर्म उनका विजन नहीं था यामीन कादरी जी। और केसी जैन जी ने एक बात ये भी कही है कि कहीं ना कहीं चाहे उनकी वो जीत हो या उनकी हार हो, गलतियां हो या उनके द्वारा किए गए जनता के लिए जो भी अच्छे कार्य हो, वो दोनों का मंथन करते हैं, दोनों का एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो विपक्ष में कहीं ना कहीं लैग करता है। यामीन जी। जैन साहब ने जो कहा है, जी यामीन जी, मंथन करना, तो मंथन तो हर पार्टी करती है। उसे भी चिंता होती है कि मैंने ये चुनाव लड़ा, कहाँ मेरे चुनाव में प्रचार में प्रबंधन में कमी रह गई कि जिस कारण मुझे हार मिली, या मुझे मेरा अच्छा प्रचार हुआ तो जीत किन कारणों से हुई। एक बात और इन्होंने कही कि चुनावों के अंदर जनता जो है हमें चाह रही है, तो हमने तो ये देखा था चुनावों के अंदर कि सीटें जो है पंडालों की खाली रह जाती थी। साथ ही हमने ये भी देखा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया। हमने तो चुनावों के दौरान ये भी देखा कि गांव में जो है बहिष्कार भी हुए चुनावों के। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 4 जून की बात है, कल आ जाएगा परिणाम, और हम तो हर परिणाम को स्वीकार करते हैं। जनता का मत है, अगर हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने जीत लिखी है तो जीत कर सत्ता पर काबिज होंगे। जनता के मत को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करा है और स्वीकार करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने मिलकर जो चुनाव लड़ा है वो मुद्दों पर लड़ा है। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सामने रखकर लड़ा है। जनता को झूठे वायदों से आगाह किया कि ये लोग झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हुए, और आपके जो वायदे किए थे उनको खरे नहीं उतरे और पूरे नहीं उतरे, और आपको 10 साल तक इन कारणों से उलझाए रखा। चुनाव खत्म हो गया, वो बातें नहीं कहनी चाहिए जो सभाओं में कही गई। जहां तक बात है तो ये कहते हैं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता मंत्री मंथन करता है, तो संबित पात्रा जी तो भगवान प्रभु जगन्नाथ जी को मोदी जी का भक्त तक कहते हैं, तो शायद यही मंथन होता हो। मोदी जी जहां पर स्वामी विवेकानंद जी के सभा जो स्थल पर गए हैं, साधना स्थल पर, वहां पर उन्होंने जो 24 कैमरे लगाकर और फिर एक अलग से फुटेज जो है जारी करा रहे हैं, तो ये भी देश देख रहा है कि चुनाव के बाद ये क्या हो रहा है। पहले भी हुआ था कि मौन धारण ऐसे नहीं किए जाते हैं। ईश्वर की भक्ति और में बड़ी शक्ति है, और लेकिन वो ईश्वर ये कहता है कि मुझे दिखावे की जब नफरत भी है। ईश्वर की भक्ति हमेशा ईश्वर को खुश करने के लिए एकांत जगह में की जाती है, जिसका कोई दिखावा नहीं किया जाता है, जिससे बताया नहीं जाता है कि मुझे तो ईश्वर को खुश करना है, किसी जनता को तो खुश करना नहीं है। मेरी ये दुनिया थोड़ी है, मेरी तो, हम लोगों में तो आखिरत दुनिया है। आखिरत जिसकी बन गई उसकी दुनिया बन गई। तो हम तो ये जानते हैं कि हमने जो वायदों पर चुनाव लड़ा है, जनता ने हमें वोट दिया है, हम जो है उस पर बिल्कुल पूर्ण आश्वस्त हैं कि जनता हमें जो है
सत्ता देगी और हम उसके वायदे पूरे करेंगे। जो हमने 1 लाख रुपए महिला को देने का वायदा किया है, 1 लाख रुपए बेरोजगार नौजवान का वायदा किया है, 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देने का वायदा किया, जिसपे कि हम चित्र ना लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि हम दे रहे हैं। ये उनका हक है तो उनको दे रहे हैं। तो ये महंगाई जैसे मुद्दों पर हमने, शिक्षा जैसे, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर हमने इस चुनाव को जगह बीच में ले गए हैं। जनता ने जोरदारी के साथ जो है हमें वोट दिया है। सभाओं में भीड़ ने जिस प्रकार से हमारा समर्थन किया, तो उससे हम आश्वस्त हैं कि हम जो है जीत रहे हैं। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, देखिए एग्जिट पोल के, नहीं सुन लीजिए जरा, एग्जिट पोल की लास्ट कर दूं कि एग्जिट पोल के ऐसे भी तो चित्र हैं कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें आ रही हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं, लेकिन वहां 5 और +1 प्लस कांग्रेस आ रही है। ये चित्र आ रहे हैं एग्जिट पोलों के। तो हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, वहां 13 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। तो मैं और भी है, तमिलनाडु है, बिहार है, एलजेपी का आया है, कई जगहों का ये आया, उत्तराखंड का आया है। तो मैं कह सकता हूं कि एग्जिट पोल तो इनका है और वो दिखाएगा। राहुल जी ने तो चुनाव समाप्त होने से 3-4 दिन पहले ही ये बात कह दी थी कि इनकी जो गोदी मीडिया है वो हमारे वर्करों का मनोबल गिराने के लिए, जनता के अंदर एक द्वेष भावना पैदा करने के लिए इस प्रकार के एग्जिट पोल लाएगी। लेकिन ये भूल गए कि एक एग्जिट पोल ने तो 587 सीटें दिखा दी देश की, 437 जो है एनडीए गठबंधन को दिखा गई, बाकी में जो है अदर्स को करके और इंडिया गठबंधन करके टोटल 587 दे गई। तो जो तो एग्जिट पोल है, जो तो शायद इधर उधर से जापान वगैरह, नेपाल वगैरह से सीटें ला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम आश्वस्त है कि कल 4 जून का जो फैसला आएगा जनता हमें देगी और हम उसका सम्मान करेंगे और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम कोई इसमें वो नहीं करेंगे कि हमें ये हुआ और वो हुआ। लेकिन हमारी गुजारिश अपने लोगों से है कि भाई चुनाव स्थल, काउंटिंग स्थल पर डटे रहें और अपने जो है, जो इनकी चालें हैं बेईमानियों की, उसको जो है देखें, जिला अधिकारियों के दबाव में ना आए और जो निष्पक्ष जो है मतगणना हो उसमें पूरा सहयोग करें। हम सहयोग करेंगे। ठीक है यामिनी जी। केसी जैन जी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला कि सीटें जितनी है उससे ज्यादा ही एग्जिट पोल्स में दिखाया गए। तमिलनाडु की बात कर ले, 9 सीटें थी, वहां पे ये बताया गया कि 13-14 सीटें आ रही हैं। तो ये किस तरीके के आंकड़े हैं जो दिखाए जा रहे हैं? मतलब थोड़ा समझाइए ये आंकड़ों का गणित हमें भी, केसी जैन जी। नहीं, ये देखिए टोटल सीटें जो हैं वो 543 है और उन 543 सीटों का ही पूरा की पूरा आकलन किया गया है इस स्टेट में। और ये काम जो है वो जो चैनल्स हैं जो अपना एग्जिट पोल देते हैं उनका काम है। इसकी गणना करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं। तो ये पता नहीं किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। टोटल जो सीटें हैं उसमें से कितनी कांग्रेस को, कितनी अदर्स को, कितनी वहां पे लोकल पार्टी को और कितने एनडीए गठबंधन को और कितनी इनके एनडी गठबंधन को, ये आप एग्जिट पोल देखेंगे। ये हवाई बातें केवल कह देना और खारिज करने के लिए किसी एग्जिट पोल को कुछ भी कह देना। क्या किसी एग्जिट पोल ने टोटल सीटों की गणना जो 543 सीटें क्या उससे ज्यादा दिखाई है? उससे ज्यादा दिखाई हो तो उस चैनल को क्लेम करें, उसका वीडियो बनाएं, उसको ये तमाम सारे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीजों को चलाने में माहिर हैं वो भी चेक करें। लेकिन किसी सारी की सारी मीडिया पे तोहमत मत देना। यही मीडिया आपका भी प्रचार दिखा रही थी, यही मीडिया एनडी गठबंधन का भी प्रचार दिखा रही थी, यही मीडिया राहुल गांधी जी का इंटरव्यू ले रही थी, यही मीडिया अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू ले रही थी। तब आपको आपत्ति नहीं थी, तब तो आप दौड़ दौड़ करके जा रहे थे कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। और आज वही मीडिया जिसके जहां पर तमाम सारी जगहों पे जिन्होंने अलग अलग बूथों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सीट पे, एक सीट पे और एक सीट पे नहीं, एक विधानसभा में जहां पे अपने 10-10, 20-20 रिपोर्टर लगाए, उन सारे रिपोर्टरों ने जिस प्रकार से जनता का व्यू लेकर के एक बात रखी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, बुरा है, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो मेहनत करते हैं मीडिया के लोग, और इसके पहले भी जो एग्जिट पोल आया है लगभग एग्जिट पोल का रिजल्ट सही रहा है। हाँ, कुछ सीटों का अंतर हो सकता है, जहां पे 2-4 सीटों का अंतर है वहां पे सरकारें बदल भी सकती है, अलग बात है। लेकिन जहां पे 100-100, 200-200 सीटों का डिफरेंस हो उसको आप नहीं बदल सकते। उस चीज को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा।
और ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए हो रही है कि कल जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे खारिज करना है और किस तरीके से ईवीएम पे तोहमत पड़ रहा है, चुनाव आयोग पे तोहमत पड़ रहा है और क्या क्या आरोप लगाने हैं, इसलिए कि हमारे जो कार्यकर्ता उनका उत्साह ना कम हो किसी तरीके से। उनको हम ये बताएं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया इसलिए हम हार गए। और अपनी कमियां छुपा करके अगर जब तक आप अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन कमियों में सुधार नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी गलतियों का दोष दूसरों पे मढ़ते रहेंगे तब तक आप में सुधार नहीं आ सकता है। आप कोई परीक्षा दीजिए, परीक्षा में गए भाई जो एग्जामिनर था उसने हमको नंबर कम दिए, सबको ज्यादा नंबर दिए। अरे जब तक आप ये मानेंगे ना तब तक आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। अच्छे मार्क्स लाना है अगर तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपको ट्यूशन लगानी पड़ेगी, आपको 2 घंटे ज्यादा पढ़ना होगा, आपको उस विषय पे ध्यान देना होगा, कौन सा विषय आपका, कौन सब्जेक्ट आपका कमजोर है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं इस टीचर की हमसे दुश्मनी है और ये वहां बैठे बैठे रोल नंबर से जान गया कि किस जात का व्यक्ति था, किस संप्रदाय का व्यक्ति था, इसका नाम क्या था, जबकि रोल नंबर से आप पीछे हो रही है, इसलिए आपको फेल कर दिया। तो जब आप तोहमत दूसरों पे बढ़ेंगे सुधार कहां से लाएंगे, और सुधार नहीं लाएंगे तो बार बार फेल होंगे और वही कल रिजल्ट होना है कि फेल आपको होना है, क्योंकि तोहमत आपको ईवीएम मशीन पे, चुनाव आयोग पे और मीडिया पे मढ़नी है। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है। जानू लगता जी से हम इसी पे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जानू लगता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। सभी साथियों को मेरा आदाब, नमस्कार। और जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है मैडम, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि जहां तक मीडिया की सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे थे, मैं भाई हम लोग भी डिबेट में लगातार कहीं ना कहीं बैठ रहे थे, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे, सब चीजें जो है देख सुन रहे थे, लेकिन हमारे पास भी दिल और दिमाग है। और मैं अपनी बात बड़े स्पष्ट शब्द में बताना चाहता हूं कि आप बताइए, आप लोग भी 1 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद एग्जिट पोल 7:30 से लेके आना शुरू हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, ठीक उसी फार्मूला के तहत मीडिया भी अपना एग्जिट पोल दिखाई। बेहतर है आपने जैसे भी सर्वे किया, जिस भी तरह से आपने सर्वे करके लाया, आप जो है थोड़ा सा इतना तो रखना चाहिए कि अपना आईक्यू रखना चाहिए, जनरल नॉलेज भी आपको रखना चाहिए कि जिस आप जो है राजस्थान में 25 सीट है, वहां पे आप 33 सीट दे रहे हैं आप जो है भारतीय जनता पार्टी को। 10 सीट हरियाणा में है, आप वहां दे रहे हैं 13 सीट। लोजपा बिहार में जो है 5 सीट पे चुनाव लड़ी है, वहां पे आप दे रहे हैं 6 सीट। यानी आप पूरा भाग, कौन सा गणित, कहां से मैथमेटिक्स पढ़ के हमारे मीडिया के भाई आए हुए हैं लोग, जो इनको ये भी नहीं पता कि 13 सीट जहां पे है, जहां जानू जी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है जानू जी, नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि ये एग्जिट पोल को हम एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। इनका जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में इस तरह का एग्जिट पोल तैयार किया गया है। और वो जो है कल जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा, ये इस एग्जिट पोल को हम मानते नहीं है। जनता जो है कड़ी धूप में, इतनी बड़ी कड़ी धूप में अखिलेश यादव राहुल गांधी की जनसभा को सुनने जा रही थी। पूरी जनता परेशान है इनके महंगाई से, इनके जो है तमाम भ्रष्टाचार से। लोगों को जो है वैक्सीन इन्होंने दे दिया और वो वैक्सीन से इस कड़ी धूप में लोग जो है हार्ट अटैक करके मर रहे हैं। जनता तो लोकतंत्र में वोट देकर अपना बदला लेने जा रही है। और वो जो है कल जो है रिजल्ट आएगा, इंडिया गठबंधन 300 सीटें पाने जा रही है मैडम। और वो जो है, अब मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये सामने आ रहा है। और इस एग्जिट पोल को तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए कि इनका जब गुणा गणित, आपकी ही एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल की एक मैडम है प्रज्ञा मिश्रा जी, वो बाकायदे जी न्यूज आज तक का ऑपरेशन उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। आप लोग जितने भी हमारे पैनल पर बैठे हुए साथी हैं, जो भी मीडिया से हैं, वो उनका देख सकते हैं। प्रसून वाजपेयी जी का देख सकते हैं, जो इंडिया लेवल के लोग मीडिया के साथी हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस इनका है, हम इनको नकार नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपना जो भी आकलन किए हैं, वो आकलन जो है कहीं ना कहीं अंधभक्ति में हो गया है। आपने गलती आपने देखा ही नहीं कि भाई ये समाज देखता है, मीडिया को हम लोग जो है चौथा स्तंभ मानते हैं। और उन्होंने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया है जो कोई पचने का नाम ही नहीं ले रहा है।
आपने जो है 30 के जगह पे 33 दे देते हैं, जहां सीटें नहीं है, सीट से अधिक जो है आप जो है उसको जो है सीट दे रहे हैं, कैसे कोई मानेगा? इसलिए हम इन सारे चीजों को, एग्जिट पोल को नहीं मानेंगे। और आने वाला कल जब मतगणना शुरू होगी तो निश्चित रूप से 300 तक भारतीय जनता इंडिया गठबंधन आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर भारत से समाप्त हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यही जो है असली आपके संविधान की रक्षा होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को 1 लाख जो है उनको पेंशन मिलेगा, बच्चों को एजुकेशन लोन मिलेगा। इन तमाम चीजों की कल जो है आगाज होंगे, शुरुआत होंगे। कल का रिजल्ट के साथ देश का भविष्य आपका जो है सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है जैनुल जी, ठीक है, ठीक है। इसी पर हम केसी जैन जी से भी सवाल करना चाहेंगे। केसी जैन जी की जैनुल जी ने तो साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बेसलेस है, कोई मतलब नहीं उनका, क्योंकि चीजें आपके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी सेक्टर हो, तमाम चीजें हैं, एजेंसियां हैं, बूथ मैनेजमेंट है, सब आपके अकॉर्डिंग काम कर रही है। रिजल्ट आपको भी पता है, रिजल्ट विपक्ष को भी पता है, तो किस बात की एक्साइटमेंट है और किस बात का गम? केसी जैन जी देखिए जैनुल जी ने अपनी बात रखी और आपके सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सब लोग, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और जिसका जो व्यू है वो अपना रख रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहा कि भाई यहाँ पे इतनी सीटें नहीं है, इतनी सीटें दे दी, उत्तर प्रदेश में जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 में से आज इस एनडीए गठबंधन के पास में कितनी थी? 5 से 6 सीटें। और अभी जो 2022 का इलेक्शन हुआ, 2022 के इलेक्शन की अगर सारी सीटें मिला लें विधानसभा के अनुसार, तो आप देखिए कि जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया वो 2 सीटों पे सिमट जाते हैं, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस का लोकसभा में कोई आधार है नहीं, लोकसभा में समाजवादी पार्टी का कोई उत्तर प्रदेश में आधार है नहीं। दिल्ली में अभी हमने आपसे पहले भी जिक्र किया, कुछ जगहों पे हम अपनी बात को नहीं रख पाए या हम जनता को नहीं संतुष्ट कर पाए, और क्या हुआ, जनता ने किसी और को चुना। दिल्ली में ही देखिए आप, विधानसभा में दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को 2 बार चुना, लेकिन आप देखिए कि सारी की सारी सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है। तो ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के लिहाज से मात्र 6 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इस गठबंधन के पास में है। तो ऐसे में जहां पर आपके पास 6 सीटें हैं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता को आप लुभा सके, क्या जनता के में आपने इस तरीके का कोई पर्सन क्रिएट किया होता? तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप रातों रात बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। जनता के बीच में काम करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता की समस्याओं का निराकरण करना पड़ता है और जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। और एक चीज है कि आप देखिए कि वो पार्टी जिसने अयोध्या में सरयू को लाल कर दिया था, एक समय था, वो पार्टी जिसने अभी जब अयोध्या जी में भगवान राम मंदिर के निर्माणोत्सव के बाद उसका मंदिर का ये आया कि भाई मंदिर का निर्माणोत्सव होने के बाद में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होनी थी, तो उसमें जबरन रोका गया। कई सारे इनके विधायक जो है पार्टी को छोड़ दिए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी किया, यानी जो इनके पास था वो भी इनके पास से जाता रहा। क्यों जाता रहा? इनके क्रियाकलापों के द्वारा। उसके बाद में कई सारे बड़े नेताओं ने अभी इस चुनाव में इनकी पार्टी को छोड़ा और कई नेताओं ने चुनाव के 2-4-5 दिन पहले लास्ट चरण तक इनके नेता पार्टी को छोड़ते रहे, आपसी सामंजस्य नहीं बैठा। तो जो इनके विधायक हैं, जो इनके नेता हैं, वो उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, वो अविश्वास पैदा कर रहे हैं पार्टी के अंदर, वो पार्टी की नीतियों से खफा हैं। अगर आपके विधायक, आपके नेता ही आपकी पार्टी से, आपकी नीतियों से खफा हैं, तो जनता के बीच में इसी चीज का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जो कुछ आपके पास था वो भी आप लगातार खोते जा रहे हैं। इस चीज को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार आने की गुंजाइश नहीं है। और यही हो रहा है कि अभी तमाम सारी बातें हो रही, लेकिन ये बात, एक बात बहुत अच्छी कही इन सब सारी चीजों के साथ में जैनुल अख्तर जी ने,
कि भाई देखिए कल परिणाम आ जाएगा, जो हम आएंगे वो हमें सिरोधार्य है, जनता का जनादेश सिरोधार्य। बिल्कुल बहुत अच्छी बात ये आपने कही। तो जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर एक पार्टी को अपनी नीतियों को निर्धारित करना चाहिए। तो तो केसी बहुत जैन जी, समय नहीं आपके बचा हिसाब है, से क्या सवाल तमाम नतीजे हो सारी है, सकते हैं? केसी लेकिन कल जैन जी, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। केसी जैन जी, आपके हिसाब से जी। क्या नतीजे हो सकते हैं? एग्जैक्ट जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वही एग्जैक्ट परिणाम होंगे या क्या? आपके हिसाब से क्या है नतीजे? नहीं, देखिए हमने जिस प्रकार से काम किया है अलग अलग राज्यों में जा करके, अलग अलग विधानसभाओं में जा करके, अलग अलग लोकसभा सीटों पे जा करके, और एक चीज है कि आप देखिए कि इसके पहले जब मेयर का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, मेयर के चुनाव में भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और इसके पहले 2022 का इलेक्शन हुआ, उसमें अभी हमने आपसे बताया कांग्रेस की 1 से 2 सीटें रह जाती हैं। और पिछली बार की आप देखिए कि जिस प्रकार से बहन जी इनके साथ थी, आज वो भी इनके साथ में नहीं है, आज आरजेडी इनके साथ में नहीं है। तो इन सब चीजों का फर्क तो पड़ेगा ना। अगर आप किसी दल को अपने साथ लेते हैं यानी उसका कुछ तो अस्तित्व है, आपने उसको स्वीकार किया, और जब आपके साथ नहीं है तो आप कह रहे हैं कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके साथ हो तो अस्तित्व हो, आपके साथ ना हो तो अस्तित्व उसका ना हो, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और भी कई सारे दल जो छोड़ करके हमारे साथ पे आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जिस प्रकार से जनता है, जिस प्रकार से जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से काम किया, अब आप देखिए धारा 370 को हटाने का जिस प्रकार से विरोध हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, चुनाव में देखिए कितनी शांति व्यवस्था कायम है, जनता खुल करके सामने आ रही। तो ये सारी चीजों का फर्क है जनता के बीच में। आपने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया भगवान राम की, राम मंदिर बनने का आपने विरोध किया, आपने सरयू को लाल करने का काम किया, गोलियां चलवाने का आपने काम किया, लेकिन ये सब बातें खत्म हो चुकी है, चुनाव खत्म हो चुका है। कम से कम एग्जिट पोल पे तो भरोसा करिए, ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको इतना भी मत कहिए कि नहीं फर्जी दिखा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, किस चैनल ने कहा कि 80 नहीं 90 सीटें? आप एक चैनल का नाम बताइए। दिल्ली में 7 सीटें, किस चैनल ने कहा नहीं 7 नहीं 10 सीटें वहां पर? आप एक चैनल का नाम बताइए जिसने भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दे दी। जितने उत्तर प्रदेश में 80 के बजाय 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। और आप भी अभी तक कह रहे थे कि भाई क्यूटो हम हार रहे हैं, बनारस हम हार रहे हैं, बाकी सारी सीटें जीत रहे हैं। अरे किस तरीके से जीत रहे हैं आप? तो उसका गणित है। केवल और केवल आप कपोल कल्पित बातें जनता के बीच में कहेंगे तो आपका परसेप्शन बिगड़ेगा। और यही हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि हम 50 सीटें जीत रहे हैं, हम 40 सीटें जीत रहे हैं, हम भले 5 पे थे, 5 से 50 पे आ रहे हैं, जनता एक बार सोचती कि आपने मेहनत की है। लेकिन ये कहते रहे बस्ती की 80 सीटें जीत रहे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री लड़ रहे हैं, बनारस से मोदी जी लड़ रहे हैं, गृह मंत्री जी यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का काम करने जा रहे हैं, यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल पूरे तमाम सारे देशों में निर्यात भी होगी। तो आज हम कहां पर पहुंचे हैं? आज हमारी अर्थव्यवस्था कहां पर पहुंची है? इन सारी चीजों का आकलन जनता ने किया। और हमारा जो आकलन है कि जिस प्रकार से हमने राष्ट्र के लिए काम किया, हमने जनता के बीच में जाकर के काम किया है, जनता ने फिर से हमको वही प्यार दिया है, फिर से हमें वही सम्मान दिया है, और फिर से मोदी जी को जनता ने एक बार पसंद किया है, मोदी जी के काम को पसंद किया है, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 350 प्लस सीटों के साथ हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, ठीक है। यामिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से तमाम बातें केसी जैन ने की है, और कहीं ना कहीं ये बात कह भी रहे हैं कि जनता को रुझाने के लिए जो विपक्ष है वो विफल हुआ है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि 5 सालों में ये चुनाव होते हैं और 5 सालों की मेहनत अलग तरीके से परिणाम देती हैं, और दूसरी तरफ कुछ 4-5 महीने की मेहनत होती है। तो क्या था ये रणनीति, क्या थी कि 4-5 महीने हम मेहनत कर लेंगे और इतना आसान होगा ये प्रधानमंत्री की कुर्सी की जो लड़ाई है, इसको इतनी आसानी से हम जीत लेंगे? यामिन जी, तो क्या थी रणनीति? क्योंकि जिस तरीके से दलों की बात की गई है और अब जो उत्साह था वो भी अब कम होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी जो परिणाम है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यामिन जी, देखिएगा, यामिन जी आपकी आवाज आवाज कट रही है। ये तो कहीं डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैं तो अच्छी जगह बैठा हुआ हूँ, नेटवर्क भी सही आ रहे हैं। नहीं यामिन जी, मैं कह रही थी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब हम आपको प्रॉपर सुन पा रहे हैं। जी, जवाब दीजिए। ठीक, देखिएगा, जैन साहब ने कहा जी कि हमने जनता के बीच में काम किए और कांग्रेस ने या विपक्ष ने काम नहीं किए, तो
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैन साहब से, इस वक्त चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, अब कोई जहरीली बने या उसका जवाब देना उचित नहीं है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जनता के बीच में 5 सालों में कहाँ नहीं खड़े हुए। मणिपुर जैसा कांड हुआ तो हम जनता के बीच में मणिपुर गए, हमने अपने जान की परवाह नहीं करी। मणिपुर जल रहा था, एक सैनिक की पत्नी को नंगा घुमाया जा रहा था, हम मणिपुर गए राहुल गांधी जी। लखीमपुर खीरी के अंदर जब किसानों के ऊपर एक गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा कार से रौंद दिया जाता है, हम रात में बारिश में लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया प्रियंका जी को। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उसको रातों रात जला दिया जाता है, और वहां पर राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जिस प्रकार से वहां उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी, एफआईआर कराई हाथरस पहुंचकर, और पूरा प्रशासन और शासन मिल गया कि राहुल जी हाथरस नहीं जाएंगे, जिसमें लाठीचार्ज तक राहुल जी और प्रियंका जी ने खाया। और वो जो है हाथरस गए और उस बेटी को जो है न्याय दिलाने के लिए एफआईआर कराई। हम किसानों को के लिए जब रातों में बैठे हुए 3 काले कानून के खिलाफ जनता के साथ सड़क पर बैठे हुए थे, कीड़ा ठोक दी गई थी, कोई ट्रैक्टर नए गाड़ियां ना आए, लेकिन परवाह ना करके 700 किसान जो शहीद हुए उनके साथ हमने दुख में शरीक होने का काम किया। जो हमारी बहनें पहलवान जो देश का नाम रोशन कर रही थी, जब वो जंतर मंतर पर बैठी तो हमने साथ उनके साथ बैठकर जंतर मंतर पर उनको न्याय दिलाने की मांग की, लेकिन सांसद जी का इस्तीफा नहीं हुआ, न निष्कासित हुआ। मैं एक बात और बता दूं कि जनता के बीच में हम जाते हैं, लेकिन प्रशासन का दबाव इतना हो जाता है कि हम जिस हक की लड़ाई को लड़ने के लिए जाते हैं वहां प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होता है। जहां तक निष्पक्षता का सवाल है, बादरपुर का एक वीडियो वायरल हुआ, किस प्रकार से वोटिंग रूम के अंदर वोटिंग कराई जा रही है, ये मीडिया पर ही चला, अखबारों में चला, टीवी पर चला। एक बात, एटा के अंदर जिस प्रकार से एक वायरल हुआ कि एक लड़के ने 7 वोट जो है कमल को दिखाकर डाले और फिर उसका वीडियो बनाया। जब अखिलेश जी एटा गए, उन्होंने उसका चुनाव जो है दोबारा पुनर्मतदान कराया। ये सब देखने की बातें हैं। हमने ये भी देखा कि संभल के चुनाव के अंदर प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क जी के साहबजादे जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, उनको कुछ ने नहीं दिया, उनके परिवार को मारा। जब पब्लिक ने जब देखा और पब्लिक पिट रही थी कि हम जो है एक समुदाय को वोट डालने से रोका गया, पूरे देश के अंदर रोका गया है, जगह जगह रोका गया, और जब पब्लिक ने विरोध किया, जब जो है पुलिस जो है बेखुद पर आई। हमने ये भी देखा कि हैदराबाद के अंदर जो लता कुमारी जी थी, उन्होंने क्या किया और उनके साथ उनके कितने वीडियो वायरल हुए, एक तरफा जहर उगलने का काम किया। लेकिन हम सबका सामना करते रहे और अपनी मंजिल जो हमारी थी कि हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता के बीच में गए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनता ने हमें जो है इनके झूठे वायदों से उतर के हमें जो है हमारे ऊपर विश्वास करने का काम किया है और वोट दिया है। मैं एक बात और बता दूं, आग लगाने वालों को कहां खबर, सुनिएगा, आग लगाने वालों को कहां खबर, रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। ये भी सोच कर चलना चाहिए, अगर हवाओं ने रुख बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। आज मैं हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहा था, हिंदुस्तान अखबार में एक जांच भी हो रही है कि 150 डीएमओ को जो फोन किया, उस मुद्दे की खबर छपने की क्या आवश्यकता थी, जब किया जब भी तो छपी। एक तरफ तो आप मीडिया की बात करते हैं कि साहब मीडिया विश्वास कर रहे हैं, मीडिया पे विश्वास कर रहे हैं। अमित शाह जी ने 150 जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को फोन किया, वो हिंदुस्तान में क्यों छपी, ये खबर क्यों बनी? तो ये मेरा अखबार तो था नहीं, कांग्रेस का तो था नहीं। तो फिर भी कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव को बिगाड़ने का, चुनाव आज के समय घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग को बदलने का काम किया गया। एक आगरा से चुनाव आयोग गए, एक जो है हिमाचल प्रदेश से चुनाव आयोग गए, और वो चुनाव आयोग जो थे वो चुनाव आयोग पद से इस्तीफा दे गए। तो बिगाड़ने का काम किया गया, कहीं कहीं दबाव में लेने का काम किया गया। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आप जो है कल मतगणना निष्पक्ष हो जाने दीजिए, जिलाधिकारियों पर दबाव मत बनाइएगा, परिणाम जो है देख लीजिएगा, ईश्वर ने चाहा अच्छा ही आएगा। क्योंकि मैं राष्ट्रीय भुर्जी समाज एकता विकास समिति का राष्ट्रीय संस्थापक हूं, उसके नाते कह सकता हूं देश के अंदर जगह जगह जो भुर्जी समाज है और जो हमारा और समाज है, कुर्मी समाज है, लोधा है, पूर्वांचल है, हमारा जो है ओबीसी है, बैकवर्ड है, और हमारा ये जो है SC ST है, इस समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर इस वोट में हिस्सा लिया और हमको जो है वोट देने का काम किया, हमारी बातों पर, विपक्ष की बातों पर विश्वास करने का काम किया है। बाकी जो ईश्वर जो ब्रह्मांड है, हम विश्वास करते हैं कि अगर हमारे यहाँ हमारे नसीब में राजभोग राजयोग लिखा है
तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर निष्पक्ष मतगणना हो जाने दीजिए। तो राहुल जी ने भी यही कहा, हम भी यही कह रहे हैं, और हम कर जीत रहे हैं, और चुनाव जीत कर सत्ता बनाएंगे, जनता के वायदे पूरे करेंगे। ठीक है, ठीक है। जानू लगता है जी, जिस तरीके से ये वादों की बात की जा रही है, और आपने तो पहले एग्जिट पोल्स को नकार दिया है सिरे से, और आपका कहना है जी, केसी जैन जी आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक में पहले मेरी बात आ जाए, दरअसल मैं केसी जैन दूसरे जी चैनल एक पे हूँ मिनट, केसी जस्टिस के जैन जी बाद एक में। मिनट, मैं जानू जी से इस पे प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा इकट्ठा। जी जी जानू लगता है जी। जी मैडम, जी जहाँ मैं कहना चाहूंगा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, देश के बड़े अच्छे अच्छे पत्रकारों ने अपनी जो है आप भी देखी होंगी, और उन लोगों ने इनकार किया। दूसरा चीज, अभी हमारे वरिष्ठ पैनल पे बैठे हुए कादरी साहब, हिंदुस्तान अखबार में भी देखिए 150 डीएम को देश के माननीय गृह मंत्री जी को फोन करके कहने का क्या हो सकता है कि आज समाचार सुर्खियों में बना हुआ है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सुबह पार्टी कार्यालय में उन्होंने जो है बुलाया, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी ने, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन किया कि देखिए, इससे डर और सुबह की बातें आ रही है, डाउटफुल हो रही है कि हो सकता है जैसे जौनपुर में, आप जो है डिटेल आप देख लीजिएगा मैडम, जौनपुर में गाड़ी पकड़ी गई थी, और वो गाड़ी जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, तो डीएम साहब ने कहा कि ये जो है दूसरी जो है ईवीएम मशीन है, इसको दूसरे जगह जाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बताइए कि अगर ये दूसरी मशीन है तो चुनाव आयोग का वहां कलेक्ट्रेट परिसर में ले जाने का क्या उचित है। गाइडलाइन है चुनाव आयोग का कि उस स्ट्रांग रूम के अगल बगल उस परिक्षेत्र में नहीं रखना है, किसी भी तरह का रिप्लेस भी ईवीएम हो तो इससे जो है पूरा जो गतिविधि देखने को मिल रही है, जो मतलब हर जगह, इसीलिए पार्टी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम लोग को स्पेशल लेटर आया है कि आप लोग जितने भी जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी के लोग हैं, आप लोग अपने जो है जिला पे, जहां पे स्ट्रांग रूम है, जहां पे गिनती हो रही है, वहां अपने जो है अपने कमेटी के साथ वहां रखें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसमें जो है व्यवधान डाल के आपको हराने का प्रयास किया जाए, किसी इस तरह से आप मुस्तैदी से रहिए। यानी डीएम साहब के पास गृह मंत्री जी का फोन आना, ये सुर्खियों में आना, एग्जिट पोल ने जो तमाशा दिखाया है, वो सारी चीजें, सीटें कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, ये सारी चीजें जो है इनको डर हो गया मैडम। मैं स्पष्ट बात बताऊं, बता नहीं पा रहे हैं लोग। संडे के दिन एग्जिट पोल हुआ, और इसलिए ये शाम को बताया गया कि मंडे के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपका जो है शेयर बाजार खुलेगा, मंडे के दिन मार्केट खुलेंगे, और बहुत से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, बहुत से कंपनियों से इन लोगों ने ठेका लेकर ले रखा था, पैसा ले रखा था, कमीशन ले रखा था कि हमारी सरकार आ रही है, तुम घबराओ मत, तुम भागना मत। ऐसे करके जो है ये पोल को जो है पेश किया गया कि ये जो भारतीय जो कंपनियों के लोग हैं वो भी ना भागे, और जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता जो है हतोत्साहित होकर घर बैठ जाएं, और वो जब घर बैठ जाएंगे, उनको इतना जो है डरवा दो, उनके रिजल्ट, दिन भर मेहनत करने वाला व्यक्ति हर जगह धरना प्रदर्शन, हम लोग किसानों के आंदोलन पे गए, तमाम तरह के जहां पे होते थाना घेराव किया गया, जनता के हर सुख दुख में हम लोग रहते थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा, मतलब एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है मैडम, वो जिस तरह से प्राकृतिक बारिश होता है, कृत्रिम बारिश होता है, उसी तरह एक कृत्रिम आपका एग्जिट पोल हुआ, और इससे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इनके साजिश के तहत कि ऐसा तुम न्यूज बताओ, ऐसा दिखाओ कि ये सब के सब इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, इन जो है मनोबल टूट जाए, और ये मान ले, हथियार डाल दें कि अब हमको बूथ पे नहीं जाना है, हमको काउंटिंग नहीं कराना है, चलो यार 400 पार तो 411 दिखा रहा है, क्या फायदा होगा। लेकिन लोकतंत्र आपका जिंदा रखना है, संविधान को बचाना है, नौजवानों को रोजगार देना है। जनता ने हमको सम्मान दिया है, इलेक्शन में हम लोगों ने 48 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने गांव को घुमा है, हम लोगों ने जनसभा किया है, लोगों की समस्याएं सुनी है, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से मैडम जो है कल के डेट में आप देखिएगा, हम लोग बहुत हवाई बात नहीं करते हैं। हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता जो है 395 और 300 के बीच का, 295 और 300 के बीच का जो आंकड़ा दे रहे हैं, लगभग वही आंकड़ा हमारा आने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है जानू लगता जी। केसी जैन जी आप जवाब देना चाह रहे थे, डिबेट का वक्त भी खत्म हो रहा है, थोड़ा जल्दी आप अपना जवाब जी दीजिए। जी
देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी दोनों जो बातें कह रहे थे, जी दरअसल क्या है कि अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी ने ओबीसी एससी एसटी की बात की, उन्होंने पिछड़ा दलित की बात कही, अल्पसंख्यक की बात। दरअसल पिछड़ों का ही हक मार करके, वो ओबीसी का हक मार करके वेस्ट बंगाल में ममता जी ने मुस्लिमों को देने का काम किया, जिसपे हाई कोर्ट का निर्णय आया, लेकिन उसको उन्होंने कहा, सिरे से खारिज किया, कहा इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। उस पर भी कोई नहीं बोला। जो ओबीसी की बात करते थे, इनसे ओबीसी वर्ग नाराज हुआ, महिलाएं इनसे नाराज हुई, मुस्लिम महिलाएं नाराज हुई। 3 तलाक की बात आई, उसका इन्होंने विरोध किया कि भाई 3 तलाक का बिल नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से धारा 370 की बात आई, देश को जोड़ने की बात आई, एक संविधान एक देश एक निशान की बात आई, उसका इन्होंने विरोध किया। जब महिलाओं के आरक्षण की बात आई सदन के अंदर, उसका भी उन्होंने विरोध किया कि महिलाओं का आरक्षण 33% नहीं होना चाहिए। मोदी जी उस बिल को भी लेकर के आए, मोदी जी 70 को हटाने का बिल भी लेकर के आए, उसको पास कराया। मोदी जी 3 तलाक का बिल लेकर के आए, उसको भी पास कराने का काम किया। तो दरअसल इस तरीके की, और स्वाति मालीवाल का जो मामला हुआ, उस पर भी सबकी बोलती बंद हो गई। स्वाति मालीवाल एक सांसद होते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी के घर में जिस तरह प्रताड़ित हुई, सबकी बोलती बंद रही, सबको इसका विरोध करना चाहिए था। संजय सिंह ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा कि गलत हुआ है कम से कम, लेकिन बाकी पार्टियां जो है वो सीधे सीधे स्वाति मालीवाल का विरोध करते हुए दिखाई दी, जबकि वो अपराधी आज की डेट में जेल में है। काम सुलह करा देंगे क्या? इन सारी बातों को जनता नहीं समझती है कि आपकी मानसिकता क्या है? क्या इन सारी बातों के आधार पर जनता निर्णय नहीं लेती है? 2.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों के खातों में डायरेक्ट भेजा, क्या आपके पास इस तरह की कोई पुख्ता योजना थी? आज तक आपने कोई पुख्ता योजना नहीं बनाई। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन का भी सवाल उठाते हैं, वैक्सीनेशन पे 0.5% करके जिस प्रकार से उसका कुछ इफेक्ट है, ये डॉक्टरों ने स्वीकार किया, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों की जो जान बची वो वैक्सीनेशन से ही बची। वैक्सीनेशन पूरे विश्व में हुआ, उसको भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, उसपे भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज हम हथियारों का निर्यात कर रहे हैं, उसपे भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ईडी सीबीआई पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आप न्यायपालिका भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जनता आप पे भरोसा कहां करेगी? आपने भरोसा खो दिया जनता का। ये लगता है जैसे दो दुश्मन देश के लोग आपस में लड़ रहे हो। उस तरीके की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति, केंद्र की मोदी जी की सरकार के प्रति आपकी दिखाई दी। आप विपक्ष के रूप में नहीं लड़ रहे थे, आप एक दुश्मन देश की तरीके से सामने पेश आ रहे थे कि हर चीज का विरोध करना है। आप देशहितैषी कहां अपने आप को पेश कर पाए? जितनी चीजें हमने बताई, इनका सबका आपने विरोध किया और तो जनता ने केसी जैन जी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिन चीजों का विरोध हुआ है, कल का रिजल्ट कम से कम, कल का जो रिजल्ट है उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। जो केसी जैन जी, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिन चीजों का विपक्ष ने विरोध किया वो एक तरह से सही था। मणिपुर की बात की है आपने, तो मणिपुर में जिस तरीके से विरोध किया गया, आप मानते हैं कि वहां पर भी सरकार की तरफ से नहीं, हमने धारा 370 हटाने की बात की, हमने महिलाओं की रक्षा की बात की। संदेश खाली पे क्यों नहीं बोले? संदेश खाली पे क्यों नहीं बोले? स्वाति मालीवाल पर ये लोग क्यों नहीं बोले? 3 तलाक पर ये लोग क्यों नहीं बोले? इनको कहना चाहिए 3 तलाक से महिलाएं प्रताड़ित होती है, उसको खत्म करिए। लेकिन नहीं, ये तो 3 तलाक के पक्ष में है, इनको शरीयत कानून लाना है। इनको यहाँ पर क्या करना है? इनको शरीयत के हिसाब से देश को चलाना है। शरीयत के हिसाब से देश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप कितनी भी ताकत लगा लो, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जीवित है, शरीयत कानून भारत देश में नहीं लागू हो सकता है। भारत देश संविधान के हिसाब से चलेगा और आप रोक नहीं पाएंगे इस चीज को। ठीक है केसी जैन जी, यामिन कादर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैन साहब जरा याददाश्त तेज करिए। महिला 33% आरक्षण का बिल जो है कांग्रेस शासन का है, आपका नहीं है कि मोदी जी लाए। विरोध आप शरिया कानून की बात करके देश के हिंदुओं को गुमराह करना चाहते हैं। पहले चुप कराइएगा, मैं बात बताना चाहता हूँ। पार्टी ने विरोध किया था, कराइएगा बहन, चुप कराओ। मुलायम सिंह यादव जी ने विरोध किया था, चाहता हूँ लालू जी ने इसका विरोध किया था और कांग्रेस क्यों पीछे हट गई? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस क्यों पीछे हट गई? कांग्रेस ने इस बिल को क्यों नहीं लागू किया? अगर उसकी नीयत साफ थी तो कांग्रेस ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कंधे पे रख के बंदूक दागी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कंधे पे रख के बंदूक दागी। 33% आरक्षण नहीं लागू होने दे रहे, लालू यादव नहीं लागू होने दे रहे। अरे आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्यों नहीं लागू किया आपने?
जो आपको आप लागू जो करना है होता है कारगिल वो आप लागू कारगिल कर की क्यों लेते नहीं हैं, बात जो नहीं करते? लागू करता है वो नहीं लागू सर्जिकल कर स्ट्राइक पाते। की बात करते हो तो कारगिल की क्यों नहीं करते अटल जी की बात? आप जो है सुनने की क्षमता तो रखिए, जरा दूसरे को बोलने का मौका धन्यवाद, दीजिए। समय हो गया है। आप संदेश की बात करते हैं, आपने मुसलमानों को आरक्षण कार्ड ओबीसी का देकर देने की ममता की बात कही, वो रोहिंग्या को दे रहे हैं। रोहिंग्या के लोग जो अगर पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं उनको दे रही हैं, आप उनसे बात करिए। आपने उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने 4% आरक्षण जाटों को दिया, वो किनका काट के दिया? जब मुसलमान कभी जो है आंदोलन नहीं करता है, वो अपने विश्वास करता है अल्लाह पर, अल्लाह की उस पर उसे विश्वास है और वो आता है और उसी के दम पर जीता है। आप ना उसको एक वक्त की रोटी खिला सकते हैं ना उसकी जान ले सकते हैं। जो अल्लाह की मर्जी होगी वो होगा। आप आरक्षण पे मुसलमान नहीं जी रहा है। आज हमारी बेटियां बेटे बहनें भाई आईएएस आईपीएस और ज्यूडिशरी के अंदर टॉप करके आ रहे हैं। आप उन पर पाबंदी लगाते रहिए, हम टॉप करते रहेंगे। आप जहर घोलते रहिए। आपने आज तक ओवैसी साहब के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा। हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों के खिलाफ मंचों से गालियां देते हैं, एक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं लिखा। आपने जो है महाराष्ट्र के अंदर हेलीकॉप्टर से जो है उनके एक नेता को गिरफ्तार करने फडणवीस को भेजा, हेलीकॉप्टर से आएगा आरोपी। आप अगर इतने ही ईमानदार थे तो जो हिंदुओं को सरेआम गालियां देकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराने का काम ओवैसी जी करते हैं, उसमें आप ओवैसी जी के खिलाफ मुकदमा लिखते। हमारे हिंदू भाइयों को आप गालियां दिलवाते हैं ओवैसी जी से। आप सुनने की क्षमता तो रखिए, मैं सुनता हूं धैर्य से, आप भी सुनिए। ठीक है यामिन जी, ठीक है यामिन जी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वैसे भी डिबेट छोड़ के थोड़ी देर पहले चले गए हैं, तो कुछ बातें उन्होंने आपकी सुनी और कुछ बातें थोड़ी हम अगली डिबेट में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, 7 चरणों के ये चुनाव जो थे वो तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन कल को लेकर के जिस तरीके से लड़ाई जारी है, क्योंकि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने अपनी हार मान ली है, लेकिन विपक्ष वही कह रहा है कि हमने हार नहीं मानी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं है और पूरी तरीके से जीत जो है वो उनकी होगी और इस बार जो सरकार है वो उनकी आएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है गठबंधन की तरफ से। लेकिन एक और बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा गया था चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं वापस फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स के नतीजे कहे जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूर्ण बहुमत को दर्शाता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हमला बोला है और जिस तरीके से विपक्ष ने एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए दावा किया है कि ये सर्वे काल्पनिक है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि इसे एग्जिट पोल नहीं कहा जाता, बल्कि इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी का जो पोल है ये उनका काल्पनिक पोल है और ये उसी में खुश हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल यानी कि 4 जून को जारी किए जाएंगे और इससे पहले आए एग्जिट पोल्स में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है और इन पोल्स की विपक्षी गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलने का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एग्जिट पोल्स के बारे में कहा कि इंतजार करें और देखें, हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल उलट होंगे। फिलहाल आज के मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।